वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। हमने अभी तक यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, 4 बड़े कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे बढ़ रहे हैं और उसका नाम है एशिया कॉन्टिनेंट, यानी हमारा वाला कॉन्टिनेंट। ठीक है, हमारा वाला कॉन्टिनेंट, हमारा मतलब एशिया कॉन्टिनेंट जहाँ पे भारत स्थित है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे, उसकी मैप्स और कंट्रीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो दिवाली खत्म हो गई है और अब पढ़ने पे वापस आ जाते हैं अपन लोग। चलो ये देखो, आज के सेशन में ना आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैंने थोड़ा चेंज किया है। हमेशा मैं क्या करती हूँ, पहले से कंटेंट बोर्ड पे ऐसे जॉट डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको ऐसे वो समझाती हूँ उस कंटेंट को, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ ना आपको मतलब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है पढ़ते समय, आपको मेरे को लगता है वो बोरियत महसूस होती है। इसलिए एक तो आप है ना, एक तो जो पहले स्टार्टिंग में व्यूज आते थे वीडियो पे उससे कम हो गए। मतलब मेरे को व्यूज से लेना देना नहीं है, मेरे को है कि पढ़ने वालों को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि वो थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने अपने पढ़ाने के तरीके को बदला है। कैसे बदला है, तो आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। लाइक बोर्ड पे जो मैं लिखती हूँ ना, इतना कंटेंट मटेरियल ऐसा कुछ भी रामायण मैंने नहीं लिखी है। मैं आज आपको केवल समझाऊंगी, मैप से समझाऊंगी, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि चीजें समझी हुई, मतलब बिना ऐसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, ये 1-to-1 इंटरेक्शन है ना, ये ज्यादा ग्रास्प होता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एशिया के मैपिंग। आपको मेरे पीछे एशिया का मैप दिख रहा है, राइट? एशिया का मैप, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। मैं आपको लास्ट जब एशिया की मैपिंग कंप्लीट होगी ना, आज से 2-3-4 जितनी भी क्लासेस में, तब तक आई एश्योर यू कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको सारी कंट्रीज के नाम ऐसे याद कराऊंगी। मतलब आप लिटरली बोलोगे एक साथ, आपको अगर 50 कंट्रीज के नाम कंटिन्यूसली नहीं बुलवाए ना, मेरा नाम भी आरती नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपन आज से एशिया के मैपिंग। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको एशिया की मैपिंग में एक संगठन के बारे में बताऊंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उसका नाम है सार्क। क्या नाम है? सार्क, SAARC। अब ये क्या होता है तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं आपको एक बार वर्ल्ड का मैप बताना चाहूंगी। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, यानी ये विश्व का मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप है। आप ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। ये ऊपर है, नॉर्थ ऊपर ही होता है। ये बोलते हैं साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ। ये होती है वेस्ट और ये होती है ईस्ट। इतना तो आप एग्री करते हो। अब ध्यान से सुनना, कुछ देश वेस्ट में है, इनको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, पश्चिमी देश बोलते हैं ना कि पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये पश्चिमी देश है। ये वाले जो है भारत, कौन सा? ईस्टर्न देश है। आपको पता है भारत में जो कंपनी आई थी ब्रिटेन, मतलब जो अपने पे राज करने, उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इंडिया में है और क्योंकि भारत ईस्ट में पड़ता है, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पीछे लॉजिक था। तो अब ध्यान से सुनना, अगर आप मैप के हिसाब से देखोगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ एशिया वाला पार्ट ये वाला है। मैं अभी जिसको कर रही हूँ ना, ये वाला देखो, ये थोड़ा सा रशिया का थोड़ा पार्ट कहाँ है? यूरोप में है, थोड़ा पार्ट अपने यहाँ पे पड़ता है। ये वाला पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं लेना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया अलग से कॉन्टिनेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ गई, एक सेकेंड, ये रहा इतना। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसके बीच में समुद्र भी है बहुत सारा, लेकिन मैंने इसे ओवरऑल ब्लैक में करके बताया आपको कि ये पूरा एशिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात। ये ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, मैं आपको इसकी डायरेक्शन बताना चाहती थी। अब आप ध्यान से देखो एक बार भारत को, हमारा प्यारा सा भारत ये रहा। ये आपको भारत दिख रहा है और भारत के साथ साथ आपको यहाँ मालदीव दिखेगा, यहाँ छोटा सा श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड के हिसाब से भारत की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? साउथ में आ रही है। ठीक है, साउथ में आ रही है, तो इसीलिए
साउथ वाले जो देश है, भारत के आसपास के देश है, टोटल 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हम क्यों ना अपना एक संगठन बना लेते हैं, और हम जो भी हमें काम करना होगा ना, हमें आसानी होगी। एक संगठन के रूप में हम हमारे जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। कुछ पॉलिसीज है, क्योंकि जो पड़ोसी कहते हैं ना कि पड़ोसी पहला सगा होता है, लेकिन हमारे केस में वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं एक बार एशिया के मैप से। हाँ, इधर देखो, ये है भारत। मैं अब आपको सार्क कंट्रीज के देश बताऊंगी। सार्क का पूरा नाम पहले अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, SAARC, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके फुल फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। S मतलब साउथ, एक सेकेंड, ये देखिए, S का मतलब है साउथ, A का मतलब है साउथ, मैं भूल कैसे रही हूँ, एक सेकेंड है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी नर्वसनेस की वजह से इधर उधर हो गई। मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ। देखो, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन, क्योंकि ये एशिया की कंट्रीज है तो एशियन, और ये साउथ में पड़ती है तो साउथ एशियन। ए का मतलब है एसोसिएशन। अब किसके लिए बनाया है ये संगठन, ताकि रीजनल कोऑपरेशन कर सके आपसे। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, और कोऑपरेशन मतलब सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग कर सके आपस में, इसलिए इसका नाम है फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, क्या नाम है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का पूरा नाम है। अब इसमें टोटल कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। चलो 8 देशों के नाम एक बार याद करते हैं, कौन कौन से। तो देखो, नीचे से हम ऊपर बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको छोटा सा देश ये दिखेगा, मालदीव्स, ठीक है। कौन सा देश दिखेगा, मालदीव। पूरा जो इसकी इकोनॉमी है ना, वो पूरी टूरिज्म पे बेस है, बहुत सुंदर है, बहुत छोटा सा शहर है, मतलब छोटा सा देश है, और बहुत कम इसका एरिया है, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है। वहां मेंटेन इतना अच्छा किया गया है उसको कि टूरिज्म के हिसाब से इसकी इकोनॉमी काफी अच्छी है। तो मालदीव यहाँ पड़ता है। मालदीव के ऊपर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, श्रीलंका, भारत के नीचे है श्रीलंका, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका, अपन ना नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका, फिर आएगा आपको हमारा प्यारा भारत, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत। भारत के पास में आपको एक देश दिखेगा, यह पाकिस्तान। कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के लेफ्ट में आपको एक देश दिखेगा, अफगानिस्तान, ठीक है। 5 देश, मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। देखो, मालदीव, श्रीलंका सॉरी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। 5 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब एक बार सीधा अफगानिस्तान के बाद में इधर आओ, नेपाल। कौन सा, ये छोटा सा देश जो आपको दिख रहा है ना, ये नेपाल है। ये नेपाल के बाद में यहाँ छोटा देश पड़ता है भूटान, ठीक है। और भूटान के बाद 1971 में आजाद हुआ पाकिस्तान से, ये बांग्लादेश, ठीक है। 3 यहाँ पे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो देखो, 5 तो ये रहे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 3 यहाँ पे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब एक बार फटाफट साथ में बोले तो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलो एक बार, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। 8 देश है टोटल सार्क में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। आप भी बोलो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। 8 देशों के नाम आपको याद हो गए होने चाहिए। अगर आपने कंटिन्यू बोला, नहीं हुए तो 2 बार और बोल दो मेरे साथ, आपको याद हो जाएंगे। शार्क में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। हाथ के हिसाब से मूवमेंट, अब मैं सिर्फ हाथ करूंगी तो आपको बोलना है। बोलो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। ये 8 देश आते हैं सार्क के अंदर। तो एशिया के जो हम कंट्रीज याद करने वाले इतनी सारी, उसमें से आपको 8 देश मैंने याद करवा दिए हैं। कौन कौन से जो सार्क में आते हैं, कौन से देश है वो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश आते हैं सार्क के अंदर। अब हम आगे बढ़े, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जाएंगे इस पे, आसियान पे। अब देखो, एक संगठन तो मैंने बताया आपको, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या था,
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब साउथ एशिया की जो साउथ की कंट्रीज है, 8 कंट्रीज, कौन कौन सी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन 8 देशों ने अपना एक संगठन बनाया ताकि देश जो है आपस में सहयोग कर सके। लेकिन इस 8 देशों में एक देश ऐसा है जो हमेशा होता है ना कि शादी में सब खुश होते हैं लेकिन एक फूफा जो है नाराज हमेशा बैठा रहता है। वैसे ही इन 8 देशों में कोऑपरेशन की भावनाएं हैं, लेकिन जो एक हमारा बगल देश है, नाम बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग वाकिफ हो उससे, वो जो है उसके कारण ये जो कोऑपरेशन है बहुत ठंडे बस्ते में है, इसने कुछ ऐसा कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है, राइट। तो शार्क इतना एक्टिव नहीं है, बस एक संगठन है। एक्टिव कौन सा संगठन है, ये है आसियान। अब ये आसियान क्या है, देखो उसके नाम से ही आपको पता चलेगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। साउथ ईस्ट किसको बोलते हैं, एक बार आओ मैप पे आओ, देखो ये देखो, ये वाले साउथ कंट्रीज है ना, ये वाले एशिया के हिसाब से देखे तो ये साउथ में, ये देखो ये वाली कंट्रीज जितनी भी है, ये वाली ये साउथ में भी पड़ रही है, ईस्ट में भी पड़ रही है, इसलिए इनको कौन सी कंट्री बोला, साउथ ईस्ट कंट्रीज। इसमें टोटल पाए जाते हैं 10 देश। कितने देश, 10 देश पाए जाते हैं। इसमें 8 थे शार्क में, आसियान में 10 देश पाए जाते हैं। कौन कौन से भी नाम देखेंगे। उससे पहले आसियान का फुल फॉर्म अगर मैं आपको लिख के समझाऊं तो क्या होगा, वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो देवनागरी, आपको अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना नहीं है कि संगठन है पूर्वी दक्षिण पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको इसको देवनागरी में ऐसे लिखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपको देवनागरी में माफ करना अगर कोई मात्रा इधर उधर हो, लेकिन लिखना इस तरीके से, भाव आप समझ गए ना। ठीक है, अब इसमें आते हैं 10 देश। कौन कौन से 10 देश आते हैं, तो चलो अब उसके बारे में जानते हैं अपन। तो देखो ये एशिया का मैप आपको दिख रहा है, ये 8 कंट्रीज तो रट गई होगी ना आपको दिमाग में। ठीक है, कौन कौन सी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब अपन इन आसियान पे आते हैं। आसियान में पास में शुरू होता है म्यांमार। ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे, बर्मा। राजवीर सर जब भी पढ़ाते तो बर्मा का नाम आते एक लाइन बोलते, ये मिर्ची मिर्ची आंखों वाले, तो वही बर्मा है ये, जिसका 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये अलग हो गया था और 1935 में इसका नाम बर्मा था, बाद में इसने अपना नाम म्यांमार रख दिया। ठीक है, तो ये बर्मा जो है ये, ठीक है। उसके बाद पास में पड़ता है एक देश थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश किसको बोला जाता है, बचपन में फैक्ट रटा हुआ था मेरे। हाँ, थाईलैंड को बोला जाता है। थाईलैंड में कैसे हाथी पाए जाते हैं, सफेद हाथी पाए जाते हैं। तो म्यांमार और थाईलैंड, 2 देश के नाम बोलो, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार को पहला पुराना नाम बर्मा, ये भारत से 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अलग हुआ था, पॉलिटी में अपन पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, बर्मा, उसके पास में थाईलैंड। ठीक है, 2 देश तो ये। अब 3 देश एक साथ बोलोगे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। देखो एक छोटा देश दिखेगा आपको यहाँ पे, लाओस। ठीक है, लाओस, फिर दिखेगा आपको कंबोडिया और यहाँ दिखेगा वियतनाम। ठीक है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम वॉर के बारे में सब बच्चा जानता है। वियतनाम वॉर जब हुआ था अमेरिका के विरुद्ध हुआ था, तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी, मतलब इतना बुरा हराया था वियतनाम वासियों ने। तो वियतनाम वॉर बहुत फेमस है, तो वो वियतनाम यही है। उसके बाद में पास में है कंबोडिया और ऊपर है लाओस। तो 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बोलो मेरे साथ, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 2 देश पहले, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। 5 देश हो गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 देशों के नाम आपको याद हो गए। अब थोड़ा नीचे आओगे आपको तो यहाँ दिखेगा आपको एक सिंगापुर देश।
सिंगापुर देश आपको दिखेगा इतू इतू सा है सिंगापुर, लेकिन इतना ज्यादा डेवलप्ड है ना। पता है क्यों डेवलप्ड है? इसकी लोकेशन की वजह से, इसकी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है ना। बताऊं क्यों? क्योंकि सिंगापुर के नीचे एक स्ट्रेट पड़ती है, यहाँ पे एक जल, मतलब क्या बोला आप, जल संधि कह दो यहाँ पे इसके नीचे, जहां से ना, अब मान लो कि चाइना है, चाइना को मान लो यहाँ जाना है इधर, तो एक तो है कि वो पूरा ऐसे, वर्ल्ड मैप में बताती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये चाइना है, ठीक है। अगर मान लो चाइना को व्यापार, या चाइना छोड़ो, रशिया का एग्जांपल लेते, रशिया को अगर अपने पोर्ट से सामान इधर अफ्रीका या यूरोप में भेजना है तो वो कैसे आएगा? अगर मान लो सिंगापुर वाला नहीं होता तो वो ऐसे घूम के पूरे, या तो यहाँ से घूम के आता है या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ऐसे चल के ऐसे आता है, ठीक है। तो ये रूट लंबा पड़ गया। अब क्या है, सिंगापुर के नीचे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सिंगापुर, ये वियतनाम से होके नीचे से, सिंगापुर से होके एक स्ट्रेट पड़ती है यहाँ पे, वहां से होके अगर ये आएगा तो इसका रूट कैसे हो जाएगा? शॉर्ट नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये जो सिंगापुर हाईली डेवलप्ड है, इसके नीचे एक जल संधि है जिससे इसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा देश है सिंगापुर, एक डॉट जितना देश है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक मलेशिया, ठीक है। मलेशिया देश, दो देश, मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर। एक तो मलेशिया और एक मलेशिया के ऊपर ही है सिंगापुर। पहले सिंगापुर जो है मलेशिया का भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में जो सिंगापुर है वो अलग से उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, हम देश मलेशिया से अलग है। तो एक ही आइलैंड है, जैसे ये एक आइलैंड है ऐसा, उस पे ये पूरा मलेशिया और यहाँ पे है सिंगापुर, आप समझ गए ऐसा, ठीक है। तो दो देश यहाँ पे, मलेशिया और नीचे सिंगापुर। उसके बाद में इधर देखना आप लोग, मलेशिया सिंगापुर के बाद में आपको एक मलेशिया के ऊपर एक छोटा सा देश और है जो दूसरे वाले आइलैंड पे है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस देश का नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है? ब्रुनेई। मैं आपको लिख के बताऊं हिंदी में, तो देखो ब्रुनेई, ठीक है। इस देश का नाम क्या है? ब्रुनेई नाम है। तो देखो मलेशिया के ऊपर दो छोटे छोटे देश, एक तो सिंगापुर और इस तरफ है ब्रुनेई। ये मलेशिया है, ये वाला मलेशिया है, इसके ऊपर एक ये भी मलेशिया है, और इसके ऊपर दो देश में बनाऊं, एक है यहाँ पे सिंगापुर और एक है यहाँ पे ब्रुनेई। समझ आया आपको? तो तीन देश याद हो गए, मलेशिया, मलेशिया के ऊपर सिंगापुर और इधर ब्रुनेई, तीन देश। अब नीचे आपको एक बहुत बड़ा, ये पीला वाला आपके एटलस में आपको अलग कलर से भी दिख सकता है, ये वाला जो देश है इसको बोलते हैं आइलैंड्स, नहीं इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स है, 13,000 तक के आइलैंड्स है, छोटे 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 डॉट डॉट करके जो आइलैंड्स है इंडोनेशिया के पास है। ठीक है, ये इंडोनेशिया देश है। और इंडोनेशिया के ऊपर आ जाता है फिलीपींस, ये वाला फिलीपींस, ये भी एक आइलैंड देश है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स है, लेकिन इंडोनेशिया, अच्छा इसमें इंडोनेशिया में मेजॉरिटी कौन लोग रहते हैं? मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है बाली, ठीक है, वहां पे जो है भगवान, जो रामायण है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। आप अगर इंडोनेशिया जाओगे ना तो आपको रामायण के बहुत सारे, मतलब हर चौराहे पे आपको कुछ ना कुछ कलाकृतियां, कुछ आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। तो रामायण का बहुत ज्यादा असर है। एक बात मैं आपको अगर बताऊं कि जो अपने ये इंडिया है, ये इन्होंने इंडिया को अधूरा क्यों बनाया है? ये इंडिया पूरा है, ये पीओके हमारा है, ये अक्साई चीन भी हमारा है, ये है, ठीक है। ये जो हमारा प्यारा इंडिया है, इंडिया में एक वंश होता था, चोल वंश, उसका एक शासक था राजेंद्र, ठीक है। राजेंद्र चोल जो शासक था वो आपको पता है समुद्र के रास्ते गया तो उस पूरे इंडोनेशिया को जीता था उस व्यक्ति ने। आप मानोगे यकीन, राजेंद्र चोल जो था प्रथम, उसने इस पूरे इंडोनेशिया पे विजय फतेह हासिल की थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारा जो देश है कितना महान है, संस्कृति में भी और सोच में भी, विचारों में भी, ठीक है। तो इंडोनेशिया जो है ये है, इसके ऊपर एक फिलीपींस देश पड़ता है, तो दो देश ये हो गए, इंडोनेशिया फिलीपींस। एक बार वापस यहाँ से बताओ, मलेशिया से, मलेशिया के ऊपर दो देश, एक तो सिंगापुर और एक ब्रुनेई, तीन देश तो ये हो गए, मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई। दो देश और बताए, नीचे इंडोनेशिया ऊपर फिलीपींस, नीचे इंडोनेशिया ऊपर फिलीपींस, नीचे इंडोनेशिया ऊपर फिलीपींस, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर नीचे पांच देश, ऊपर पांच देश, ऊपर कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, नीचे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। 10 देश नाम याद, वापस से बोलो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम,
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देशों के नाम आपको बोलने हैं फटाफट मेरे साथ, 3 गिनती पे। 1 2 3 बोलो। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, ये 10 देश इस आसियान के देश है। ठीक है, इनका आपस में बहुत ज्यादा अच्छा सहयोग देखा जाता है। ये ट्रेड भी बहुत अच्छा करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इनके बीच में, मतलब मुक्त व्यापार है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब एक्टिविटीज जो है अच्छे खासे इनके बीच में होती है। अच्छे दोस्त है ये सारे देश आपस में। यहाँ एक छोटा सा देश आपको और दिखेगा, इसका नाम है तिमोर लेस्टे। क्या नाम है मैं आपको बताऊं, तिमोर लेस्टे। एक्चुअली ये भी एक आइलैंड है। यहाँ पे इंडोनेशिया के नीचे आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, उसका नाम है तिमोर लेस्टे। ये अलग से एक देश है। तो आपके मन में स्वाभाविक सी बात, एक सवाल आना चाहिए कि क्यों ये आसियान के अंदर शामिल नहीं है। तो देखो, इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जो तिमोर लेस्टे यहाँ पे देश है, वो इंडोनेशिया बोलता था कि तिमोर लेस्टे हमारा भाग है, वो हमारा, लेकिन तिमोर लेस्टे ने कहा नहीं, हम अपन आजाद रहेंगे। तो इस वजह से इंडोनेशिया, क्योंकि बहुत बड़ा देश है आसियान में, तो उसने भाई धमकियां दी कि भाई तिमोर लेस्टे को ऐड नहीं किया जाएगा। इसलिए तिमोर लेस्टे बेचारा अकेला साइड में है। ये तिमोर लेस्टे यहाँ पे, ये आसियान का पार्ट नहीं है। तो टोटल यहाँ पे मैंने टोटल कंट्रीज तो है 11, लेकिन आसियान में कितनी कंट्रीज है? 10 कंट्रीज है। कौन कौन सी? 10 के नाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, ये हो गई आसियान की कंट्रीज। अब चलो एक बार 18 कंट्रीज, कितनी? 18 नहीं, 19 कंट्री, तिमोर लेस्टे को मिला के 19 कंट्रीज। 19 कंट्रीज के नाम आपको मेरे साथ बोलने हैं। एक बार अपन धीरे बोलेंगे, एक बार अपन फटाफट बोलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं शार्क के नीचे से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे। ये कितने देश हुए? 19 देश हुए। अब फटाफट बोले अगर अपन, तो ऐसे किसी को शौक देना हो ना कि सुन मैं तुझे कुछ कंट्रीज के नाम बताता हूँ, तो ऐसे फटाफट बोलना। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे। इतना फटाफट बोलना ना कि सामने वाला चौंक जाए कि यार इसने क्या पढ़ा है ठीक है, तो ये चलो इतना कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक देश का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन, आ जाओ, शुरुआत करते हैं अपन अफगानिस्तान से। आपको ये एक देश दिख रहा है अफगानिस्तान, यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा भाग जो है भारत को टच करता है, ऊपर जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो है पूरा अफगानिस्तान है। ये मैं इस पे टिक कर रही हूँ, ये ठीक है। आपको पता है अफगानिस्तान जो है बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा देश है भारत का। आपको कभी ऐसे सुनने में खबर नहीं आएगी कि अफगानिस्तान से डायरेक्टली कोई हमला जो है आतंकवादी का भारत में हुआ है। हालांकि दुखद बात है, अब वहाँ तालिबान का कब्जा है। मतलब आप देखो, ये तालिबान वाले ना कितने मूर्ख लोग हैं। मैं आपको इसकी चीज बताती हूँ। अफगानिस्तान ना एक बहुत पहाड़ी देश है, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा पहाड़ है। वहाँ खेती वेती इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती, होती है खेती तो भी किसकी होती है? अफीम की होती है, ओपियम की भर भर की होती है। ठीक है, नशे की होती है। बाकी आप देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो आपको एक मूर्ति बताऊंगी मैं, ये देखो, आपको एक मूर्ति दिख रही है ये वाली? एक सेकेंड, चलो छोड़ो, ये छोटी नहीं होगी। मैं आपको एक मूर्ति बताऊं, ये ना महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। ये अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है बामियान। कौन सी जगह पड़ती है? बामियान। ये अफगानिस्तान का एक शहर है। इस बामियान में महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति थी। मैं इसका अंदाजा आपको पता है कैसे लगेगा? यहाँ एक लड़की खड़ी है, इसकी हाइट इतनी से है, बस ये रही। आपको अगर दिख रहा हो तो ये रही, बाकी मैंने साइड में इतनी बनाई। इतनी सी लड़की है ये, मतलब लड़की तो बहुत बड़ी है एज में, लेकिन इस मूर्ति के अकॉर्डिंग बहुत छोटी सी दिख रही है। तो आप देख सकते हो ये मूर्ति कितनी बड़ी होगी। मतलब ये इतनी बड़ी मूर्ति थी, और ये अफगानिस्तान वाले तालिबान वाले इतने मूर्ख थे कि इन्होंने क्या किया, इस मूर्ति को बॉम्ब से उड़ा दिया, विस्फोट करके।
ठीक है। अगर इनमें बुद्धि होती तो ये अगर इसको संभाल के रखते तो ये टूरिज्म का इतना बड़ा हॉटस्पॉट बनती ना कि लोग बहुत दूर दूर से, आपको पता है महात्मा बुद्ध की फैन फॉलोइंग कितनी है, उनको कितना लोग मानते हैं, ठीक है। तो लोग दूर दूर से आते हैं इस बामियान की मूर्ति को देखने के लिए, महात्मा बुद्ध की। लेकिन इन्होंने देखो एक टांग हटा दी इनकी, यहाँ से एक आधी टांग हटा दी, ये हाथ हटवा दिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोजन किया, बहुत बड़ी मूर्ति थी, टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा हद तक इसको डैमेज कर दिया। एक तो ये भी कारण था कि जो बुद्ध लोग हैं वो अफगानिस्तान वालों से इतने चिड़े हुए थे, खासकर मुसलमानों से, क्योंकि अफगानिस्तान में मेनली मुसलमान मेजोरिटी रहती है, ठीक है। गलती कोई और करता है, सजा कोई और भुगतता है, ठीक है। पाकिस्तान से हमला कोई आतंकवादी करता है और गालियां मुसलमानों को पड़ती है, बेचारे उनका क्या कसूर है, गलती उन आतंकवादियों की है जिनके भूसा भरा हुआ है दिमाग में। चलो, तो अब मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, ये बामियान के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति कहाँ पे है, तो वो पड़ती है बामियान में, ठीक है। बामियान का अफगानिस्तान में है, वहां पे इतनी बड़ी मूर्ति थी उनकी। चलो, अब यहाँ पे ना एक यहाँ पे एक तो बामियान बताया। अब ये अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, कैपिटल का नाम है काबुल, ठीक है। काबुल इसकी कैपिटल है। अफगानिस्तान में 2 शहर पड़ते हैं, कौन कौन से 2 शहर है? एक का नाम था एक का नाम क्या था, गौर, एक का नाम है गौर और एक का नाम है गजनी। दोनों से दो बहुत क्या कहेंगे अपन, 2 व्यक्ति आए थे भारत में। गौर प्रांत से तो आया था मोहम्मद गौरी और गजनी प्रांत से आया था महमूद गजनवी, ठीक है। ये दोनों भारत में आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं ये दोनों। और जो यहाँ पड़ता है गजनी और यहाँ पड़ता है गौर प्रदेश। जो गौर है, जो मोहम्मद गौरी आया था, वो हमारे सोमनाथ का जो सोने का गेट था उसको उठा के वहां से ले गया था, ठीक है। मतलब इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का ना एक चेला होता था, एक गुलाम होता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत होशियार था। उसने मोहम्मद गौरी का तो गुलाम था वो, ठीक है, स्लेव था। लेकिन उसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस मोहम्मद गौरी की बेटी को फंसा लिया था, तो उससे शादी कर ली थी। तो फिर जब मोहम्मद गौरी आया यहाँ पे भारत में, तो हमला करके सोमनाथ के तो उसको लूट के चला गया। लेकिन उसने अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारत मतलब वो एरिया सौंप दिया कि तू कुतुबुद्दीन ऐबक तू यहीं पे रह और यहाँ पे राज कर, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहीं रुकता है और यहाँ पे पहली वंश की स्थापना करते हैं, डायनेस्टी जिसको बोलते हैं हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। यहीं से हमारे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत शुरू होती है। जब हम मिडाइवल पढ़ते तो दिल्ली सल्तनत यहीं से शुरू माना जाता है, ठीक है। तो यही मोहम्मद गौरी यहाँ का था। महमूद गजनवी के बारे में आप जानते ही हो, कितने अटैक करने की उसने सौगंध खाई थी कि मैं भारत पे इतने 17 अटैक करूंगा कंटिन्यू, उसने किए भी थे। तो ये अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी बातें थी। आपको पता है भारत अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है। कैसे भारत जो है, अब भारत को यहाँ पे, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे कृषि का मतलब इतना सोर्स नहीं होता है, तो भारत क्या जो भी कुछ गेहूं होता है, चावल जो भी पहुंचाने होते, तो अपने इस मुंबई बंदरगाह से ईरान का एक चाबहार पोर्ट पड़ता है यहाँ पे, चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट पे भारत जो है चीजें पहुंचवाता है और यहाँ से चाबहार पोर्ट से ट्रेन के माध्यम से हम अफगानिस्तान को चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब हम इतना सब कुछ अफगानिस्तान के लिए करें। प्लस भारत जो है सलमा डैम बना रहा है अफगानिस्तान में, उसके साथ साथ पार्लियामेंट का भी फॉर्म कर रहा है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो भारत बना रहा है। तो इतना सारा जो है इन्वेस्टमेंट भारत कर रहा है उसमें, क्योंकि हमारे देश अफगानिस्तान से अच्छे हैं। हालांकि अब तालिबान आ चुका है, लेकिन फिर भी बैक फ्रंट पे भारत सरकार इंगेजमेंट मतलब कोशिश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी में ऐसा होता है कि भारत, कोई भी देश अपना फायदा चाहता है, लाइक अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। तो सारी वो बातें है। खैर, तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ बातें पता चली कि अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है, ये इधर, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक रेखा है जो अलग करती है, सेपरेट करती है, उस रेखा का नाम क्या है? जैसे भारत पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली लाइन का नाम है रेड सिरिल लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली एक लाइन है, उसका नाम है दुरंड लाइन। क्या नाम है? दुरंड लाइन। ध्यान से सुनना, ये जो दुरंड लाइन है ये भारत पाकिस्तान को अलग करती है। लेकिन अगर आपसे भौगोलिक दृष्टि से पूछे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग कौन करता है, तो वो करता है हिंदू कुश माउंटेन।
क्या करता है, हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है दुरंड लाइन। और अगर भौगोलिक दृष्टि से या ज्योग्राफिकल व्यू से पूछे तो हिंदू कुश पर्वत पड़ता है यहाँ पे बॉर्डर पे हिंदू कुश पर्वत पड़ता है, जो अलग करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। आपको पता है, ऐसा माना जाता है कि हिंदू कुश पर्वत के जो इस तरफ सारे देश आते हैं ना, वो सब कौन लोग हैं, हिंदू माने जाते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू मतलब कोई मुसलमान है वो भी हिंदू कहलाएगा, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो मानता है कि हिंदू कुश पर्वत के जो इस तरफ जो भी लोग हैं ना, वो सब हिंदू कहलाएंगे, ठीक है। आज हिंदू और मुस्लिम जैसा वर्ड आ गया, बाकी एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदू कुश पर्वत के जो इस तरफ देश आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब क्या हिंदू देश है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये अफगानिस्तान के बारे में इतना बहुत था। अब अपन आते हैं यहाँ पे, एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा, इसका नाम है यहाँ पे डिएगो ग्रासिया। क्या दिखेगा, डिएगो ग्रासिया। ये क्या है, ये BIOT है, मैं आपको बताऊं, ये है BIOT। BIOT मतलब क्या होता है, BIOT का मतलब है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है भूभाग, इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन वालों का। एक बार देखो, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ठीक है। अब क्यों बताया मैंने ये, तो देखना, जब ब्रिटेन वालों का हमारे यहाँ कब्जा था तो उनका एक और आइलैंड पे कब्जा था, इसको बोलते हैं डिएगो ग्रासिया। ये किसके अंडर है, ये यूके के अंडर है, BIOT ब्रिटेन के अंडर है, इसके लिए इसको BIOT बोला जाता है। ये आइलैंड बहुत खास एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व रखता है। कैसे रखता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो आइलैंड है ना, इस पे दो देशों के, अरे फोटो ही नहीं डाले वो यार, बोला था। यार फोटो ही नहीं आई है वो वाली, चलो मैं आपको बताऊंगी बाद में, कल बताऊंगी पक्का, ठीक है। क्या बताना था मेरे को, देखो ये जो आइलैंड है ना, छोटा सा ही आइलैंड है डिएगो ग्रासिया, इस पे दो देशों की मिलिट्री बेस है, मतलब मिलिट्रियां रहती है दो देशों की। कौन सी, एक तो यूके की, क्योंकि उसका तो आइलैंड है, एक USA की, ठीक है। दोनों देशों की जो आर्मी है वो रहती है। आइलैंड किसका है, इसका अपने यूके का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो ये जो डिएगो ग्रासिया, इस पे दो देशों की, यूके और US की मिलिट्री बेस रहती है। तो अब ये यहाँ पे इंडियन ओशन में यहाँ पे भी नजर रख सकती है, यहाँ पे भी नजर रख सकती है, यहाँ पे भी नजर रख सकती है, ठीक है, क्योंकि इनकी मिलिट्री बेस है यहाँ पे। तो वैसा है कि वॉर के टाइम पे अगर चाइना कुछ ऊंची नीची चीजें करता है तो यहाँ पे ये जो आइलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये डिएगो ग्रासिया आइलैंड पहले ब्रिटेन का नहीं था, इस पे एक्चुअल अधिकार किसका था, मॉरिशस का था। मॉरिशस कहाँ पड़ता है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपको भारत, ये पूरा आपको मैप दिख रहा है, ये देखो, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पड़ता है मॉरिशस, इधर मेडागास्कर के पास में यहाँ एक छोटा सा देश है मॉरिशस। इसका अधिकार था, ये डिएगो ग्रासिया यहाँ पड़ता है, इसका अधिकार था यहाँ पे। लेकिन मॉरिशस जो है बहुत अच्छा देश है, भारत के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट भारत का एक मिलिट्री बेस जो है मॉरिशस में है, उन्होंने हमें बोला है रखने को, ठीक है। तो डिएगो ग्रासिया पहले मॉरिशस का था, लेकिन इसको किसने हथिया लिया, ब्रिटेन वालों ने हथिया लिया, ठीक है। तो ये डिएगो ग्रासिया पे 2016 UPSC में सवाल आया था कि डिएगो ग्रासिया जो है कौन से ओशन में लाया करता है, कौन से महासागर में स्थित है, तो ये इंडियन ओशन में स्थित है डिएगो ग्रासिया, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, एक भूल रही हूँ मैं कौन सा सवाल, लेकिन ऐसा आया था कि चागोस आर्किपेलागो जो है वो उसका पार्ट कौन है, चागोस आर्किपेलागो का। तो देखो, आर्किपेलागो मतलब होता है आइलैंड्स का ग्रुप, मतलब जो द्वीप है, द्वीपों के समूह को आर्किपेलागो बोलते हैं। और आर्किपेलागो, ये जो डिएगो ग्रासिया है ये चागोस आर्किपेलागो का एक पार्ट है, ठीक है। इसीलिए अगर ऐसा सवाल आए कि चागोस आर्किपेलागो का है, तो वो इंडियन ओशन में, डिएगो ग्रासिया का इंडियन ओशन में, ठीक है। और ये एक्चुअल में किसका था, ये रहा मॉरिशस। इस मॉरिशस का इस पर अधिकार था, लेकिन ब्रिटेन ने इसको हथिया लिया। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने लक्षद्वीप को ले लिया, ठीक है। क्या हो गया, हाँ, लक्षद्वीप को ले लिया,
या अंडमान निकोबार को ले लिया। अगर भारत थोड़ी सी और अप्रोच लगाता ना तो भारत इसको भी ले लेता, डिएगो गार्सिया को। तो आप देखो कि इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार हमारा, अगर मान लो कभी कोई श्रीलंका से ऊपर नीचे हो जाता हमारा, तो ये हमारा मतलब, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, वैसे बता रही हूँ कि अगर हमारा ये जो डिएगो गार्सिया होते तो लक्षद्वीप, डिएगो गार्सिया और अंडमान निकोबार, इन तीनों जगहों पे भारत का होता तो पूरे इंडियन ओशन पे भारत जो है अपनी निगरानी रख सकता था। ठीक है, ये फिर हटिया, इसको बनाओ। हाँ, डिएगो गार्सिया के बाद हम देखेंगे नेपाल के बारे में। चलो नेपाल के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। नेपाल क्या है? नेपाल एक देश है जो यहाँ पे पड़ता है, अपने तीनों तरफ से नेपाल किससे घिरा है? भारत से घिरा है। तीन तरफ, ऊपर वो तिब्बत से घिरा है। तिब्बत को 1959 में चाइना ने हथिया लिया था। चाइना बहुत बहुत मतलब कैसा देश है, मैं क्या बताऊं। यहाँ पे तिब्बत पड़ता था, ठीक है। 1959 में चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया और तिब्बत के जो मूल निवासी थे, एक को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, एक को यहाँ भेज दिया, एक को बाहर भेज दिया, ठीक है। उसके बाद में इस तिब्बत में जो चाइना के मूल निवासी है, हान चाइनीज बोला जाता है, उनको यहाँ पे आके बसा दिया, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया। दलाई लामा भी जो है शरणार्थी के रूप में भारत में आए थे और इसी के कारण 1962 में हमारा भारत वाला युद्ध, भारत इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, ठीक है। तो ये चाइना ने बहुत गलत किया था। वैसे आपको पता है 1974 में ये जो नेपाल है, अभी अपन जब भूटान पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे, चलो अभी नहीं बताऊं, पहले नेपाल के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। ये देखो नेपाल जो है ना, आपको मैं बताऊं तो ये पड़ता है यहाँ पे ऐसे। ये ना पूरा पहाड़ी देश है, मतलब इसमें यहाँ इतने ज्यादा पहाड़ है ना कि हर थोड़ी डिस्टेंस में पहाड़ आते हैं, तो यहाँ खेती करना पॉसिबल नहीं है। नेपाल के ऊपर पड़ता है तिब्बत, तो तिब्बत जो है उसकी हाइट 5 किलोमीटर के, वहां से एरोप्लेन भी नहीं जा सकता है, राइट। तो नेपाल को जो भी मतलब अगर एरोप्लेन से नेपाल वासियों को आना है तो वो क्या करते हैं, भारत की टेरिटरी के ऊपर से होके आते हैं, क्योंकि तिब्बत इतना ऊपर है कि वहां एरोप्लेन नहीं जा सकता। दूसरा एक चीज और, एक सेकेंड। ये जो नेपाल है, इसमें डिस्प्यूट, अभी रिसेंट में एक डिस्प्यूट, जब ओली सरकार थी नेपाल में, तो वहां पे एक ऐसा डिस्प्यूट था कि ये नेपाल है मान लो, ठीक है। हम जो है नेपाल का ओरिजिन, ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ पे एक जगह पड़ती है काला पानी। भारत मानता था कि और जो नेपाल है उसकी ये वाली बाउंड्री काला पानी, एक काली यहाँ से नदी बहती है, तो बोलते थे कि काला पानी से नेपाल की बाउंड्री डिसाइड होती है। लेकिन नेपाल बोलता है कि नहीं, मेरी जो बाउंड्री है वो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, लुम्पिया धुरिया, ऐसा कुछ नाम है उसका, लुम्पिया धुरिया ऐसा नाम है। वहां से नेपाल मानता है कि हमारा ओरिजिन है, मतलब कहता है कि इतना एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये भी हमारा है, ठीक है। तो इसके चलते बहुत मतलब वो एक डिस्प्यूट है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। बाकी नेपाल के बारे में खास बात की, इसकी कैपिटल काठमांडू है और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर शहरों की बात करें तो एक विराट नगर है यहाँ पे, ठीक है। काठमांडू विराट नगर। नेपाल का तो ऐसा है कि इसकी बॉर्डर जो है यूपी से बहुत ज्यादा लगती है। भारत ने कोई फेंसिंग वगैरह भी नहीं करके रखी है, ठीक है। नेपाल के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। इनफैक्ट हमारे जोधपुर में तो हर सर्दियों में, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, तो जो रेलवे स्टेशन है ना, उसके आगे जो हमारे मेन जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, उसके बाद इतनी बड़ी, लगभग मानो 1 किलोमीटर तो ज्यादा होगा, लेकिन हाँ 600-700 मीटर तक एक ऐसे ठेले, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स लगते हैं नेपालियों के। हम इनको बोलते हैं कि नेपालियों के यहाँ स्वेटर लेने जाते हैं, नेपाली स्वेटर्स बोलते हैं उनको। बहुत अच्छे स्वेटर्स भी देते हैं, वो नेपाल से बना के लाते हैं, तो उनका बहुत व्यापार होता है भारत में। तो मैंने मेरा देखा हुआ बताया आपको। और नेपाल के बारे में कुछ बात बताऊं तो हाँ, ये ना पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे नदियां जो है, अब ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर तो तिब्बत पड़ता है इनके, वो बहुत ऊंचा है, तो सारी नदियां जो है भारत में आती है। भारत में आके बाढ़ जो है करने की अपने हाथ में क्षमता रखती। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, ये सारी नदियां नेपाल से उद्गम होकर आती है। नेपाल में बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल की चोटी है, बहुत सारे अच्छे पर्वत है।
नेपाल में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने का है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एक सोर्स है, कर सकते हैं। तो क्या हुआ, भारत ने कई सारे 3 प्रोजेक्ट जो है नेपाल में चलाए हैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, भारत ने कई सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि भारत जब ओली सरकार, जब दूसरी सरकार आती है ना यहाँ पे, मतलब देखो 2 सरकार है, एक तो ओली सरकार है जिसकी भारत के साथ थोड़ी मतलब वैसे ही चाइना की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा रहता है वैसा, ठीक है। अब भारत की आप देखो कि अगर नेपाल को कुछ भी सामान चाहिए, ठीक है, तो भारत के कोलकाता पोर्ट से सीधा हम जो है यहाँ से रोड रूट या रेलवे रूट से इसको पहुंचा देते नेपाल को। जबकि चाइना जो है अगर वो पहुंचाना चाहे अपने शंघाई वाले पोर्ट से तो उसको इतना चल के आना पड़ेगा, फिर नेपाल को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आ नहीं सकता चाइना, ऊपर तो तिब्बत पड़ता है, तिब्बत का पठार 5 किलोमीटर हाइट पे है, तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ये कि भारत ने क्या दे रखी, एयर परमिशन नेपाल को दे रखी है कि नेपाल जो है हमारे यहाँ से आ सकता है। बाकी जैसे ये पाकिस्तान है, भारत का कोई हवाई जहाज यहाँ से ऊपर से नहीं जा सकता है, पाकिस्तान ने मना कर रखा है अपना एयर वाला पार्ट यूज करने के लिए। पर भारत ने नेपाल वालों को बोल रखे हैं, कहते हैं एक शायद एक सिनोनिम है कि बहू बेटी का बेटी ऐसे कुछ तो है कि रिलेशनशिप चलता है नेपाल और यूपी के बीच में, वैसा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो नेपाल के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। काठमांडू जो इसकी कैपिटल है नेपाल की, वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, पाया जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है वो मंदिर। आपको नाम पता है उस मंदिर का? उस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। ये भोलेनाथ का मंदिर है और नेपाल के काठमांडू में पाया जाता है, बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। अब हम देखेंगे भूटान के बारे में। छोटा सा देश दिख रहा है आपको, भूटान, ये भूटान है। हुआ ऐसा था कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके कुछ सालों बाद जब तिब्बत को हथिया लिया चाइना वालों ने, तो भूटान को थोड़ा डर लगने लगा। भूटान ने भारत से बोला कि क्या हम भारत में मिल सकते हैं, लेकिन भूटान को एक डर था, उसने बोला कि आप हमको कहीं ऐसे तो नहीं करोगे चाइना वालों की तरह, जैसे इन्होंने तिब्बत में रहने वाले लोगों को इधर उधर भेज दिया, तो आप भी हमको कहीं तो राजस्थान, कहीं केरल, कहीं और भेज दो। तो भूटान को ऐसा डर था। तो भारत सरकार ने कहा कि आप एक काम करो, 2 साल तक के लिए आप हमारे साथ सह राज्य एसोसिएटेड स्टेट के रूप में रह लो, उसके बाद अगर आपको लगे कि भारत के साथ हमें जो है मिल जाना है, ठीक है, तो आप मिल जाना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो 1974 में 2 साल 1976 तक सह राज्य रहा था। सिक्किम ने भी ऐसे डिमांड की थी, हालांकि सिक्किम ने तय कर लिया था कि हमें भारत में मिलना है, 19 बहुत जल्दी तय कर लिया था, लेकिन जो भूटान है उसने बोला कि हम भारत में तो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम मिल जाएंगे, विलय कर लेंगे अपना, लेकिन हमें जो है हमारा राजा होगा, जो हेड होगा ना वो हमारा राजा होगा। लेकिन भारत ने, सरकार ने बोला कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हम तो लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ राजाओं की अनुमति नहीं है। तो फिर वहाँ भूटान और भारत के बीच एक संधि हुई जिसके तहत भूटान की जो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो भारत ने लिया, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है भूटान के वो भारत करेगा। तो वैसे ही जैसे कि जापान जो है, जापान, ये जो जापान है यहाँ पे, इस जापान की सुरक्षा का जिम्मेदार किसने लिया है? यूएस ने लिया, अमेरिका ने लिया है, ठीक है। उसी प्रकार भूटान की सुरक्षा का जिम्मेदार जो है, जिम्मा हमने भारत ने लिया है। तो अब कैसे कि कोई भी देश भूटान पे उंगली दिखाएगा ना तो भारत उसको आंख दिखा के पीछे कर लेगा। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। रिसेंट में एक यहाँ भूटान है ना, मैं अगर आपको थोड़ा भूटान के नक्शे से समझाऊंगी ना, आपको बताऊं, ये भूटान का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह पड़ती है साकटांग, ठीक है, यह एक जगह पड़ती है साकटेंग, साकटेंग या साकटांग ऐसा कुछ नाम है इसका। चाइना ऊपर पड़ता है, ठीक है। चाइना बोलता है कि यहाँ पे जो एक जगह पड़ती है साकटेंग वो चाइना की है, मतलब ये वाली जगह, ये बोलता है। चाइना का पहले क्लेम था कि जो भूटान की एक जगह पड़ती है साकटेंग वो चाइना का है। मतलब चाइना वालों को समझाओ कि तुम ना यहाँ पे कोई जगह हो ना और तुम बोलो हमारी, तो हमें समझ भी आता है, तुम साले यहाँ से आके यहाँ बोल रहे हो कि ये वाली जगह हमारी है, ठीक है। तो इसका डिस्प्यूट था चाइना का, लेकिन वो तो चलो रिजॉल्व हो गया, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। यहाँ पे पड़ता है अपने डोकलाम, ठीक है। मैं आपको बड़े मैप से बताती हूँ, चाइना भी दिखना चाहिए अपन को। ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का नहीं चाहिए, एशिया का चाहिए।
ये देखो, यहाँ पे पड़ता है अपने भूटान और यहाँ पे जगह पड़ती है इसकी एक डोकलाम। ये भूटान का पार्ट है, यहाँ पे डोकलाम। चाइना ने अभी क्या किया था, डोकलाम पे इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी, आधारभूत संरचना का कोई काम करने के लिए डोकलाम में उसने हस्तक्षेप किया, ठीक है। भारत को पता चला तो भारत ने इसका खूब भरकर विरोध किया। एक तो पहली बात तो भारत की जिम्मेदारी भी है भूटान की रक्षा करना, ऊपर से अगर चाइना डोकलाम यानी भूटान पे यहाँ पे आके बैठ गया हमारे सिर पे, क्योंकि ये जो भूटान ना बहुत मतलब इसमें भी बहुत सारे पहाड़ है, बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और डोकलाम बहुत हाइट पे है, तो अगर चाइना का जो मिलिट्री है वो ऊपर आके बैठ गया, इसका मतलब वो भारत के और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये यहाँ डोकलाम पड़ता है, अगर यहाँ पे आ गया चाइना, ये वाला चाइना यहाँ पे आ गया, तो आप देखो कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसको हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। ये चिकन नेक कॉरिडोर क्या करता है, भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं कह रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को इस वाले ये वाला जो भारत और ये वाला भारत है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये छोटा सा लगभग 32 या 33 किलोमीटर का एरिया है, चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर मान लो चाइना कल को यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट और भारत की जो सेफ्टी है, जो बॉन्ड है, उसको मतलब बहुत ज्यादा खतरा, बहुत थ्रेट हो सकता है। एक तो ये भी रीजन है, ऊपर से भूटान की रक्षा करना भारत का फर्ज था, इसलिए भारत ने भूटान की रक्षा की। डोकलाम पे चाइना का कुछ भी इंटरवेंशन या कोई हस्तक्षेप नहीं होने दिया, तो ये भारत का था, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी है, मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊंगी, रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले हमने सार्क के बारे में देखा। सार्क में 8 देश आते हैं, कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर आता है अपने आसियान कंट्रीज, वो कौन कौन सी है, आसियान कंट्रीज है अपने म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। और अलग से एक देश था तिमोर लेस्टे, उसको आसियान में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो अलग रहना चाहता था इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने फिर दादागिरी दिखाई अपनी, क्योंकि आसियान में वो सबसे बड़ा देश है, इस वजह से। दूसरी बात, फिर हमने अफगानिस्तान के बारे में देखा। अफगानिस्तान में क्या देखा कि काबुल उसकी कैपिटल है, गौर प्रांत से मोहम्मद गौरी आया था, उसका जो स्लेव है कुतुबुद्दीन, उसने यहाँ पे आके स्लेव डायनेस्टी शुरू की। गजनी प्रांत से महमूद गजनवी आया था, उसने 17 बार भारत पर अटैक करने की कसम खाई थी। भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है दुरंड लाइन, और भारत पाकिस्तान को अलग करने वाले पर्वत का नाम या माउंटेन का नाम है हिंदू कुश पर्वत। फिर हमने देखा कि ये जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, वहां पे भारत जो है अपने मुंबई पोर्ट से सामान भेजता है, रसद भेजता है, और वो जो है ट्रेन के माध्यम से चाबहार पोर्ट से कहाँ जाती है, उधर अफगानिस्तान तक पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा डिएगो ग्राशिया के बारे में। डिएगो ग्राशिया क्या है, BIOT है, मतलब ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी है। इस पे किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है। यूएस जो है वो भी अपना क्या बोलते हैं मिलिट्री बेस वहां पे रखता है, लेकिन इस पे अधिकार यूके का है। पहले किसका होता था डिएगो ग्राशिया, मॉरिशस का होता था। मॉरिशस में भारत का मिलिट्री बेस विद्यमान है। उसके बाद में हमने देखा नेपाल के बारे में। नेपाल जो है पहाड़ी देश है, काठमांडू उसकी कैपिटल है, विराटनगर उसका एक फेमस शहर है, और बहुत सारे नेपाली जो उद्योग है वो भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए। एक एग्जाम्पल भी दिया, जोधपुर के नेपाली जो स्वेटर्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद क्या देखा, भूटान देखा। भूटान 1974 में उसने सह राज्य बनने का निर्णय लिया, एसोसिएटेड स्टेट बनने का निर्णय लिया, और उसने 92 साल तक तो रहा। फिर उसने कहा हम भारत में मिलेंगे लेकिन हमारा राजा होगा हमारा प्रमुख, लेकिन भारत ने मना किया कि हम लोकतांत्रिक देश है, राजा तो नहीं रख सकते। तो फिर हमने एक संधि की जिसके तहत हमने जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब आपको पता है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो लॉर्ड डलहौजी की वो हड़प की नीति थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें कैसा होता था कि वो एक जो अपने रेजिडेंट को भेजते थे और बोलते थे कि हम आपके सारे एक्सटर्नल अफेयर, आपकी आर्मी वगैरह हम ध्यान रखेंगे, हम रक्षा करेंगे, और आप जो है हमें पैसे दे देना और हमें हमारी आर्मी को रहने के लिए जगह दे देना। राजस्थान के काफी राज्यों स्टेट्स जो थे उस समय, जो मारवाड़ था, मेवाड़ था, आमेर था, उनके साथ में ऐसी संधियां की थी ना इन लोगों ने। बस ये सारा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद भूटान के बारे में तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल शुरू करेंगे। एक साथ इतना ज्यादा हाई डोज देना सेहत के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो 19 देशों के नाम आपको याद है, ठीक है। जाते जाते 19 देशों के नाम में एक बार वापस बोल दूं ताकि आपको भी रिकॉल हो जाए। कल आते ही एक बार 19 देशों के नाम आपसे सुनना चाहूंगी मैं, कौन कौन से 19 देश है। तो उन 19 देशों के नाम है
मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया नहीं मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लेस्टे है 19 देश। आज की स्टोरी यहीं पे दी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा एक और चीज, एक फोटो लाई थी, ये देखो थोड़ा दूर से आपको अगर दिखे तो, ये देखो ये लोग दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये है बामयान की मूर्ति। ठीक है, क्लास हो गई अभी एंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।